हम सब इस विद्यालय के समस्त साथी थे। मैडम ने मुझे कल बोला था कि आपको जैविक कृषि के ऊपर कुछ वार्ता जैसा देना है, तो उसी ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा, उसके ऊपर आप अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो जैविक कृषि का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और ये एग्जिस्टेंस में अभी क्यों आ रहा है हमारे पास। तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा बच्चों कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष दो ही जो प्रॉब्लम्स थी कि हम अपने जो 30-35 करोड़ पीपल है उस वक्त उनका भरण पोषण कैसे करें, क्योंकि हम अभी जल्दी आजाद हुए हैं। तब सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान में से रोटी की प्राइमरी नीड को कैसे पूरा करें। तो उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री से डिस्कस किया और बहुत सारे पढ़े लिखे साइंटिस्टों से भी डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि हमको कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपनी फार्मिंग को ऐसा करें कि लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाए। तब उस वक्त ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये था कि आप खेती में कुछ भी करो पर प्रोडक्शन बढ़ाओ। आपको बीज हाइब्रिड चाहिए, ले लो। आपको उस बीज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल चाहिए, ले लो। बहुत ज्यादा पानी चाहिए, कैनाल सिस्टम बना दो। उसी वक्त जो भाखड़ा नांगल की नहर निकली, सतलुज नहर निकली, ये सारी नहरें उस ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए बनी थी। इसका मतलब वो जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग थे, जो रिवोल्यूशनरी ग्रीन इंडिया के जो मूवमेंट था उसके मेन साइंटिस्ट लीडर थे। तो उन्होंने बहुत सारे देशों के मॉडल स्टडी किए और फिर उन्होंने सोचा हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बीज हाइब्रिड मेथड से तैयार करवाए। तो देखते ही देखते 5 साल में प्रोडक्शन डबल, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो गया। और इसको देख करके सभी भारतवासी बहुत खुश हुए, क्योंकि सबको अब उस वक्त जब हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जी थे, तब हमारे पास अन्न की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट किया था। वो लाल रंग का गेहूं दिया अमेरिका ने, मतलब दान में दिया, यूं मान लो उन्होंने। तो उसके साथ में अभी आप कांग्रेस घास देखते हो, उसके बीज भी चोरी छुपे मिला दिए। वो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो उनकी सोची समझी साजिश थी। फिर 10 साल में हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया। हम इम्पोर्टर से हम एक्सपोर्टर की कैटेगरी में आ गए। किससे आ गए? इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर की कैटेगरी। और उसके साथ एक बहुत छुपा हुआ चीज भी पैरेलल चल रही थी। सबसे ज्यादा जो बांध का जो पानी था पंजाब में, हरियाणा में, इस इलाके में बहुत, जो पंजाब कहते हैं ना 5 नदियों वाला देश, सॉरी स्टेट, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम, तो ये 5 नदियों के देश पंजाब 5 नदियों वाला था। तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी पहले से था, पर वो भाखड़ा नांगल की जो नहर आई थी वहां पे पानी बहुत ज्यादा था, तो गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। उस चक्कर में उन्होंने बहुत ज्यादा केमिकल भी यूज किए। जो नए नए हाइब्रिड सीड थे उनमें उन्होंने बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो ले लिया था, भारत की जरूरतें पूरी हो गई। पर अब नई प्रॉब्लम चालू हो गई। पता है, आपने एक ट्रेन का नाम सुना है, बहुत सारी ट्रेनों के नाम होते हैं। यहाँ से चली, वहां पे गई, उदयपुर में से एक ट्रेन चलती योग नगरी एक्सप्रेस, वो उदयपुर से हरिद्वार चलती। तो ये होता है। पर एक ट्रेन का नाम है जो पंजाब से कहाँ पे चलती है, राजस्थान में चलती, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर तक जाती है। उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। क्या नाम है? कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन तो डिजीज के नाम पर है, इसका उससे क्या कनेक्शन है? इसका मतलब वहां पर उन्होंने इतने सारे केमिकल यूज किए, वो केमिकल सारी फसलों में उनके सीड में सिंथेसाइज हो गए, एब्जॉर्ब कर लिया वो सारे केमिकलों, पेस्टिसाइड को, जितने भी एक्सेसिव हार्मोन्स थे उन सब को उन बीजों ने अपने अंदर वो आ गया और उनको हमने खाया। हमारी बॉडी में ऐसे जेनेटिक बदलाव हुए कि हमारी सेल्स अनकंट्रोल्ड होकर के रिप्रोडक्शन करने लग गई और वो कैंसर का रूप ले लिया। तो सबसे ज्यादा पंजाब में जो खेती हुई उसके दुष्परिणाम के स्वरूप को जो कैंसर ट्रेन चली, तो राजस्थान में, राजस्थान का इलाज सस्ता था, कैंसर के हॉस्पिटल अच्छे थे, तो वहां पे उस ट्रेन में केवल कैंसर वाले पेशेंट ही आते थे। वो परिणाम किसका था? उस खेती का, ज्यादा केमिकल का यूज करने का, वो बीज बिगड़ गए। तब लोगों ने वापस सोचा नहीं, ऐसा प्रोडक्शन हमको नहीं चाहिए जो हमारी आने वाली जनरेशन को ही खत्म कर दे। हमको कैंसर का गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको हंसते खिलखिलाते धरती चाहिए, हंसते खिलखिलाते पौधे चाहिए, हमको सब कुछ हैप्पी चाहिए।
वो तब होगा जब हम इस धरती को माँ तो कहते हैं, नहीं कहते हैं? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम इस फिलोसफी वाले हैं। इस धरती माता को निर्जीव नहीं मानते, ये हमारी माता है, यहीं से पैदा हुए यहीं से मरना है, माता की गोद में ही हमारा खुशी है। तो हम इसकी हेल्थ को बिगाड़ करके हम अपना पेट भरे तो कैंसर मिलेगा नहीं। तो हमें इसका सम्मान करने के लिए इसके जो भी कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट हुआ, ऑर्गेनिक कंपोनेंट हुआ, चाहे इसके बैक्टीरिया हुआ है, चाहे इसके फंजाई हुए, जो भी इसके सपोर्ट सब मिलजुल कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सब का एग्जिस्टेंस इस धरती के लिए। ये धरती केवल मेरे लिए नहीं बनी है, न तुम्हारे लिए बनी, ये धरती हम सबके लिए बनी हुई। अभी G20 का शेरपा सम्मेलन चल रहा है, उसमें क्या विजन मोटो सेंटेंस क्या है? एक अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये कॉमन गोल्स है। अगर इस फिलोसॉफी को लेकर साथ बढ़ेंगे हम आगे बढ़ पाएंगे। अब मूल टॉपिक पे बात करता हूं। तो उस कैंसर वाले प्रोडक्शन से बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट आया। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट था, आप धरती को धरती के रूप में ट्रीट करो, इसका इतना दोहन मत करो कि ये मृत हो जाए, डेड हो जाए। किसी भी देश की सभ्यता उसकी मिट्टी की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अभी भी हल्दी घाटी की मिट्टी को लोग माटी से लगाते हैं। हल्दी घाटी की मिट्टी को किससे लगाते हैं? माटी से लगाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपनी माटी के लिए बहुत सारे मर मिटे और उन्होंने मिट्टी के लिए अपना सिर कटवाने में भी कोई पीछे नहीं छोड़ा। तो ये इतनी बड़ी चीज है और हम इसके लिए अब अपना सोच बदलना होगा। तो सबसे पहले सॉइल हेल्थ, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, उसमें सॉइल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें सबसे पहला यही बोला जाता है कि आप मिट्टी में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डालेंगे, न कोई हार्मोन डालेंगे। केमिकल डालोगे तो वो मिट्टी डेड हो जाएगी, प्रोडक्शन तो मिल जाएगा। फिर सेकंड उन्होंने बोला, जो आप सीड यूज करते हो वो आपको हाइब्रिड में यूज करना है। क्या नहीं करना है? हाइब्रिड सीड यूज करोगे तो उसकी बहुत बड़ी गणित बहुत बेकार है। भगवान कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, ये अगर युद्ध हुआ और मैंने अपने साथियों को मारा तो फिर मुझे पाप लगेगा? तो बोलते हैं, अगर तुमने नहीं मारा तो भी ये तो वैसे ही मरने वाले हैं, और जब ये मर जाएंगे युद्ध के द्वारा तो यहाँ पर जो बचे हुए लोग होंगे उनसे हाइब्रिड संतानें पैदा होंगी। क्या पैदा होंगी? हाइब्रिड संतानें। और वो ही उनके कुल का विनाश का कारण बनेगी। ये बात प्लांट में भी सत्य है। अभी मान लो किसी को खेती करनी हो और वो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके एडवांस मेथड में जाएगा तो वही रिकमेंड करेगा कि आपको हाइब्रिड सीड लाना चाहिए। अगर 1 किलो मक्की आप हाइब्रिड अगर बोना चाहते हो, अभी सीजन मक्की का है, तो आपको उस 1 किलो बीज की कीमत कम से कम आपको 500 से 700 रुपए देनी पड़ेगी। अभी मेरी मम्मी मेरे को बात बोल रही थी कि वो कहीं से टमाटर के बीज लाने वाली थी, तो 1 तोला बीज, 1 तोला मतलब 10 ग्राम हाइब्रिड सीड की कॉस्ट थी 4000 रुपए। कितना? तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन तो बहुत देता है, तो पता है वो कम से कम एक पौधा अपनी लाइफ में 1 क्विंटल टमाटर देगा। वो कितना? पर तो ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है, वो टमाटर पकने पर उनसे जो बीज पैदा होंगे उनसे वापस जनरेशन नहीं ली जा सकती। तो आप ऐसी चीज खाओगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आएगा कि नहीं आएगा? हमें ऐसी चीज खानी जो जीवंत हो, ऑर्गेनिक हो, जो हमें कैंसर नहीं पैदा करे। ऐसी चीजें, हेल्दी चीजें खानी। भले ही वो 10 किलो प्रोडक्शन दे अपनी लाइफ में, पर उससे ऐसे सीड पैदा हो ताकि उसके आसपास मुझे नए बीजों का वापस खर्चा नहीं करना पड़े। तो जैविक खेती में दूसरी बात हो गई आपकी सीड की क्वालिटी, जो हाइब्रिड नहीं हो, वहाँ का लोकल प्रोडक्ट हो और वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से उसने अपने आप को एडप्ट कर लिया हो। अब लोकल कंडीशन अलग अलग हो सकती है। वो जो बीज बनता है लेबोरेटरी में, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, वो बहुत ही नाजुक परिस्थिति में पैदा होता है। आपने कभी ग्रीन हाउस का विजिट किया है? किया है क्या? मैं कह रहा हूं आपको अभी यहाँ जितनी गर्मी लग रही है इसकी 10 गुना आपको गर्मी लगी। तो ऐसे कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा ले सकते हो, पर जो आपको जो प्रोड्यूस मिला, वेजिटेबल्स मिली, फ्रूट्स मिले, सीड्स मिले, उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार होती है।
आपको चमक दमक वाले बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे खीरा ककड़ी मिलेगी, बहुत शानदार मोटे मोटे लाल लाल टमाटर मिलेंगे, पर इन बिल्ट उनकी जो क्वालिटी होगी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। तीसरी बात, सोइल हेल्थ। सोइल में क्या क्या रहता है, कौन कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ पता है बड़े बच्चों को? मिट्टी में हम बहुत सारे पाल एजोबैक्टर, दाल वाले पौधे लगाते हैं हम, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। अब उनमें दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं, चने की दाल हुई, दाल मूंग हुआ, उड़द हुआ, मोठ हुआ, इन सब की जो रूट्स होती है उनमें एक ऐसा हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो आपको एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और फिर वापस वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पौधे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा केमिकल रिलीज करता है। अगर वो केमिकल से मर गया तो आपका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर आपको बाहर से नाइट्रेट वाली खाद देनी पड़ेगी, वापस आपको केमिकल यूज करना पड़ेगा, वापस वो एक्स्ट्रा केमिकल जो पौधे को चाहिए पौधा ले लेगा, ग्रोथ बढ़ा देगा, पर बचा हुआ केमिकल हमारे नदी नालों में जाएगा और नदी नालों में से जाकर के हमारे मछलियों को पोल्यूट करेगा, हमारे पूरे सॉइल को खत्म करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे धीरे धीरे पोल्यूशन को बढ़ाने वाली चीजें होंगी। इसके बाद में आपने मिट्टी की क्वालिटी सुधार ली, बीज की क्वालिटी सुधार ली, वहीं का लोकल प्रोड्यूस होना चाहिए। फिर आपने जीव जो सॉइल में रहते हैं उनका भी ध्यान रख लिया। अब आपको चौथा ये है कि आपको वहाँ के कुछ लोकल डेयरी चीज भी करनी है। वहाँ की देसी गाय आपके पास होनी चाहिए, आपके पास वहाँ की देसी भैंस होनी चाहिए, बकरियां होनी चाहिए। तो खेती पे जो भी चारा वगैरह पैदा होता है आपको बाहर से खाद डालने की कोई जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्शन थोड़ा कम मिलता है नॉर्मल जो केमिकल वाली एग्रीकल्चर की तुलना, पर धीरे 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 वो आपको दूसरी चीजों में कॉस्टिंग कट हो जाती है। आपको महंगे बीज नहीं लाने पड़ते हैं, महंगा केमिकल नहीं लाना पड़ता है। तो देखने में हमको ये भले ही महंगा लगे प्रोडक्शन के हिसाब से, पर अल्टीमेटली जब आप उसको रेगुलर उस जगह पर यूज करोगे तो आपको बहुत लंबे समय के लिए फायदे का सौदा होगा। एक वर्ड आता है नया, ZBNF। क्या आता है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट, बीज के अलावा और मेहनत के अलावा कुछ नहीं डालना है, सब ग्राम भरोसे। बीज डाल दिया, खेती में वो बुआई जुताई करनी, बस अब जितना पानी आए जितनी पैदा हो जाए वो हमारी खेती, उसमें प्योर फायदे का सौदा है। ये भी चल रहा है बहुत सारा, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक हिस्सा है। अब आपको पता है, दार्जिलिंग की एक स्टोरी सुना था आपको छोटी। आप जो अपने पास चाय पत्ती लाते हो उसकी कॉस्टिंग क्या होती है एवरेज? क्या भाव होती चाय की पत्ती? चाय पीते हैं, कभी कोई खरीदने गया चाय पत्ती? 600 रुपए किलो, महंगी से महंगी ले आओ, क्या भाव होगा? 1000 रुपए किलो, बहुत अच्छी खुशबू वाली, कलर अच्छा होगा। दार्जिलिंग के जो कुछ किसान हैं जो राजशाही वंश से जुड़े हुए हैं, वो आज भी एक बहुत यूनिक टाइप की चाय पैदा करते हैं। वो अकेली यूनिक चाय 100 ग्राम की कॉस्टिंग उसकी कम से कम 50,000 60,000 बैठती है। 100 ग्राम चाय की कॉस्टिंग, उसके लिए वो एक क्या बोलते हैं, एस्ट्रल फार्मिंग करते हैं। वो भी जैविक कृषि का ही पार्ट है। एस्ट्रल फार्मिंग मतलब ऐसी खेती जिसमें नक्षत्रों का, जो बहुत सारे नक्षत्र रहते हैं, नक्षत्र मतलब बहुत सारे अलग अलग तारों का समूह, और वो तारे जब हम कुंडली बनाते जन्म पत्र देखते हैं, इसका मतलब क्या है, जब आप पैदा हुए तब कौन सा नक्षत्र कहाँ पे था और उसकी रेज ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाला, वो पौधों पर भी होता है। एज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, बोलते कि नहीं बोलते हैं? एक को हम बहुश्याम, भगवान कृष्ण गीता में ये भी बोलते हैं, मैं एक हूँ और बहुत ज्यादा होना चाहता हूँ। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो इस बॉडी में है वो का वो इस पूरे यूनिवर्स में है, जो यूनिवर्स में वो इसमें भी है। तो इस सिद्धांत को अगर जान के, तो एक चंद्रमा, एक जितने भी जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सारे वीनस, मार्स, सारे हमको इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, गाय के सींग में, गाय के मरी हुई गाय के सींग में कुछ स्पेशल मुहूर्त में गाय का गोबर भर करके उसको नवरात्रि में उसको एक बड़े से खड्डे में खोद के दबा देते हैं और फिर वापस उसको चैत्र नवरात्रि में वापस खोद के निकालते हैं। और फिर वो जो खाद निकलती है उस खाद को पानी में डाइल्यूट करके सब पौधों पर छांटते हैं और उस तरह से जो वो चाय की पत्ती पैदा होती है वो गोल्डन लीफ वाली होती है, गोल्डन लीफ वाली होती है। इसलिए उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। उसमें बहुत ज्यादा एल्कलॉइड्स होते हैं जो हमारी बीमारियों को सही करने वाले होते हैं, हमारे मूड को सही करने वाले होते हैं, हमारी मेमोरी को शार्प करने वाले होते हैं।
तो इस तरह से यूनिक चीजों से बनाया जाता है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आपको मॉडर्न साइंस आपको कभी नहीं सिखा सकता है इस टाइप की चीजें। तो ये सारी चीजें भी आपको इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आती है। एक आती पंचगव्य कृषि। कौन सी? गाय के जितने भी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, घी और पनीर, गोबर, छाछ, इन सबको मिला करके भी एक यूनिक फॉर्मुलेशन तैयार होता है। वो आपके पौधे के सारी जरूरतों वाली चीजों को, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनको पूरा करने वाला होता है। तो ये सारी चीजें जब आप ऑफ ट्रैक जाओगे, अपने विरासत और अपनी संस्कृति में जितनी भी चीजें हैं उनको आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये सारी चीजें अपने शास्त्रों में, अपने परिवार में ही मिल जाएंगी आप, है कि नहीं? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है। आने वाले समय में अभी मैंने एक ट्रेंड देखा है, यहाँ से अधिकतर जो बच्चे जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये मुझे वास्तव में बहुत खुशी देने वाली बात है। एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों? कि आने वाला समय एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। क्यों? अभी हम आए थे सर, हम एक गाड़ी के पीछे लिखा था नो फार्मर नो फूड। अगर किसान नहीं रहेगा तो खाना कहां से आएगा? सब नौकरी करने लग जाएंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे, सब इंजीनियर बन जाएंगे, सब वकील बन जाएंगे। तो खेती में से प्रोडक्शन कौन करेगा? मैं आपको कहता हूं, आपके पास पूरे घर में पैसे भरे हुए हो और खाने का पूरा फ्रिज खाली हो, अब आप क्या करो? पैसों को खाओगे क्या? नहीं खाओगे। खाए बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। इसलिए हमारी प्राइमरी नीड में सबसे पहला नंबर रोटी का है। रोटी का सबसे पहला नंबर है। क्यों? रोटी हमारी सबसे एनर्जी की प्राइमरी नीड है। सन तो सबसे पहला अल्टीमेट सोर्स सबको देता है एनर्जी, पर हम अपने आसपास भोजन से हमारी एनर्जी जुटाते हैं। एनर्जी से हम जिंदा रहते हैं। हमारे जिंदा रहने का सोर्स जितना प्योर होगा, जितना ऑर्गेनिक होगा, हम उतना ही हमारी मेमोरी, इंटेलेक्चुअल डेवलप होगा और हम उतना ही आगे अपना काम कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। उससे पहले आपसे विनती है कि आप यदि कोई खेती करने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं तो अपने घर में कम से कम अपने माता पिता को ये समझा सकते हैं कि हमको जैविक कृषि करना है। उसके लिए हमें अपने पास गाय का गोबर है, हमारी अपनी रोड़ी है, हमारे खेत का अपना बीज है, वो ही हम यूज करें। कम से कम हम अपने परिवार के लिए तो ऐसा सोच ही सकते हैं, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत अच्छा संसार छोड़कर जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है, हम जो चीजों को यूज करें आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो उतने ही मजे से यूज कर पाए। ऐसा नहीं हमने तो मजे से वापर लिया और पीछे वाली जो जनरेशन्स के लिए हम कचरा छोड़ के चले जाए। तो अगर हमने केमिकल वाली फार्मिंग करना जारी रखा तो आने वाले समय में ऐसी और कई भी डिजीज की ट्रेनें और बसें चल सकती है। तो आपको उन सबको बचना है। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब सभी का ध्यान रखना, बीज का ध्यान रखना, उसके जेनेटिक्स का ध्यान रखना, सॉइल हेल्थ का ध्यान रखना, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म, गाय, भैंस, बकरी, पशु, उन सबका ध्यान रखना। सबको सिम्बायोसिस, सहजीविता, तुम भी जियो मैं भी जीऊं, अहिंसा परमो धर्म, मतलब सबको अहिंसात्मक रूप से साथ में लेकर के अपना काम करना। यही सारा इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का मूल मंत्र है। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए थैंक यू।